नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी का इंटरव्यू चला है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। मैम इंटरव्यू देकर आए हैं, जानने वाले हैं कैसा इंटरव्यू रहा और क्या रणनीति होती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। शुरू से लेके अंत तक एक जर्नी लंबी होती है, तो किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ कि आप इंटरव्यू तक पहुँची हैं। अपना नाम, कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा माध्यम है बताना। मेरा नाम डॉक्टर कोहे सफ़ा है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी में एंड मेरा मीडियम इंग्लिश था। अच्छा, मीडियम इंग्लिश है। इंटरव्यू कौन सा बताया आपने? फर्स्ट इंटरव्यू? इंटरव्यू फर्स्ट टाइम। दूसरा अटेम्प्ट है जी। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू आई थिंक अच्छा ही रहा है मोर ओवर, लेकिन मुझसे ऐसे मुझे लगा काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट मोस्टली मेरे डैफ से ही रिलेटेड था। अच्छा जी। करंट से भी रिलेटेड रहा है कुछ? हाँ। अच्छा। जैसे मुझसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए जो रिसेंट अभी चल रहा है। थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा गया। यूएस और वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका, जो अभी करंट में चल रहे हैं काफ़ी। जी। मैम शुरुआत आपने डॉक्टर बोला है, नाम तो आप डॉक्टर हैं जी, तो फिर क्यों इसमें आना चाहते? एक सवाल पहले यही छात्रों के बीच में, सभी के बीच में आ जाता है, क्या रीज़न बने हैं? रीज़न तो यही था कि मेरे को हमेशा से ही सिविल सर्विसेज का था, लेकिन उतना परस्यू नहीं कर पाए और पेरेंट्स भी मेडिकल में थे। मेरी मदर इज़ ऑल्सो इन मेडिकल, तो फिर मैंने सोचा कि मेडिकल करते हैं, उसके बाद देखेंगे। जब मेडिकल किया तो आई थॉट कि मेडिकल से भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस आया, पब्लिक में काम किया, तो आई थॉट कि अब सिविल सर्विसेज में एक इन्फॉर्म चॉइस होगी जाना और वहाँ जाके अब ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ पर्सन फ्रॉम मेडिकल। अच्छा जी। मैम शुरुआत जब की आपने तो कैसी शुरुआत की? प्री की खासकर बहुत टफ माना जाता है कि प्री निकालना, फिर तो मेंस अलग चीज़ हो जाती है। क्या तैयारियां थी प्री के लिए, कैसे कर रहे थे, क्या रणनीति रही आपकी? प्रिपरेशन मेरा मैं लास्ट 2024 जनवरी में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ MBBS का। उससे पहले मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, उसके बाद ही की। तो 2024 का अटेम्प्ट मेरा मतलब ऐसे ट्रायल अटेम्प्ट ही था। उसमें प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट उसके बाद मुझे यही लगा कि प्री के लिए मोर ओवर आपको बेसिक्स पढ़ने होने चाहिए। करंट अफेयर से भी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप प्रीवियस ईयर कर रही है, कुछ टेक्निक्स होती हैं वो देख लीजिए, कैसे आपको एजुकेटेड गेसेस लगाने, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए प्री में। आई थिंक 90+ करने चाहिए, तो ही चांस बन पाता है आजकल का जो टाइम है। ये मेरी पहली गलती थी कि मैंने इतने नहीं अटेम्प्ट किए थे। अच्छा जी। पहले अटेम्प्ट में आपने कम अटेम्प्ट किए थे। कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? आई थिंक मैंने 70 के अराउंड किए थे। 70 के अराउंड किए थे। इस बार आपने 91 किए थे। और दूसरे पेपर में CSAT में? CSAT मेरे पिछली बार, मुझे अटेम्प्ट तो नहीं याद, बट पिछले साल मेरा 100 समथिंग आए थे। इस बार भी आई थिंक 90 to 100 होंगे। अच्छा। तो मैडम इसके लिए क्या कोचिंग ले रहे थे या सेल्फ आप तैयारियां कर रहे थे? और सेल्फ भी कर रहे होंगे तो क्या सोर्स आपने यूज किए थे? मेरा ऐसे ऑफलाइन तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, बट ऑनलाइन मैंने सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पहले। उससे मेरा फाउंडेशन अच्छा तैयार हो गया। उसके बाद कुछ और थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनसे मैंने थोड़ा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और मेंस के लिए स्पेसिफिक जो पढ़ना है उसके मॉड्यूल्स, कंटेंट, वो काफ़ी अच्छा मिल गया मुझे। तो उससे काफ़ी यूजफुल रहा और खुद भी आई थिंक पढ़ सकते हैं, बट ये है कि मेरे पास टाइम कम था, तो बेटर है कि आप रिसोर्सेज यूज़ कर लो ऑनलाइन जो मिल रहे हैं और घर में आराम से पढ़िए। अच्छा। CSAT के लिए क्या कर रहे थे? मैथ्स मेरा 10th तक था और मतलब अच्छा था मेरा मैथ्स, बट CSAT में थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। उसमें मैंने प्रैक्टिस ही किया, बस खुद से प्रैक्टिस किया। प्रीवियस ईयर CSAT, दैट्स इट। प्रीवियस जैसे 10 साल का CSAT या 2010, 12, 13 से बाद का CSAT एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो उसके कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं उनको भी एक बार पुरानी ही प्रैक्टिस करो। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। के लिए भी आपने फर्स्ट पेपर के लिए भी PYQ, CSAT के लिए भी PYQ 10 सालों की कम से कम लगाए थे आप? PYQ इसमें 2018 ऑनवर्ड्स किए थे मैंने। जो GS रहता है, बट CSAT में आई थिंक 2013-14 ऑनवर्ड्स किए थे। जी मैडम, तो इसको देखते थे या एनालिसिस कैसा करते थे आप? ऑप्शनल वाइज करते थे या कैसा क्या करते थे? मतलब मुझे लगता है कि प्री और मेंस की बहुत ही डिफरेंट तैयारी होती है। अगर आपके पास टाइम है, आप मेंस की अच्छे से तैयारी कीजिए और
प्री की भी साथ साथ रखी है। बट मेरा पहले प्री पे थोड़ा फोकस था, मेंस मैंने उतना अच्छे से नहीं किया, तो मेंस में मैंने 3 मंथ्स जो थे उनमें लगाया था। प्री आप तैयारी वही मेजर है जिसके बारे में सब बात करते हैं, बट मेंस इज द मेन थिंग ऑब्वियसली। तो उसमें आपको आंसर राइटिंग और अपने शॉर्ट नोट्स तो मेरे नहीं बन पाए थे, बट एटलीस्ट डाटा और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वो कंपाइल कर लिए थे। और ज़्यादा उसको लर्न कीजिए, रट्टा लगाओ। अच्छा। यस। अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग साथ में की थी कि बाद में की आपने? मेंस मैंने पिछले साल थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं, मेनली मैंने 3 मंथ्स में की थी। मेंस में अगर मैं बताना चाहूँ तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि आप हर अपने आंसर के साथ एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए। अच्छा, ऑप्शनल भी छात्रों का ये रहता है, ऑप्शनल आपका क्या है? ऑप्शनल की कैसे तैयारी करें? मेरा मेडिकल साइंस ऑप्शनल था। मेडिकल साइंस जी, और क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे ठीक अच्छा लगता था, तो मैंने उसको ही पढ़ा। लेकिन मेडिकल साइंस में मुझे ये फ़ायदा लगा कि थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और जैसे प्री के सब सब्जेक्ट्स बहुत ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड होते हैं, तो उसमें से आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज़ पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो दोनों चीज़ें आप साथ में पढ़ सकते हो, बोर नहीं होते। अच्छा, ऑप्शनल में आपने कोचिंग लेना समझा कि आपका तो बैकग्राउंड ही रहा, जी, तो जी, कोई कोचिंग की जी, जरूरत उसमें टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, बट अदरवाइज तो खुद ही तैयारी की थी। अच्छा मैडम, एक सवाल ये भी रहता है छात्रों का, जब आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत सारे टॉपर्स भी बोलना शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं कि आंसर राइटिंग साथ में ही कर देनी चाहिए, शुरुआत से ही कर देनी चाहिए। तो एक डर होता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? कैसे इसको आपने सॉर्ट आउट किया? जी, आई थिंक जो कहते हैं कि फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आपको पहले प्री के लिए, जैसे प्री के हिसाब से आपको सब सब्जेक्ट्स का एक बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ना उसके बाद स्टार्ट कीजिए। जब बेसिक नॉलेज हो जाए तभी समझ आएगा न्यूज़पेपर, एंड उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए। और आंसर राइटिंग मुझे लगता है कि पहले काफ़ी लोग करते हैं, बट जो मेंस का टाइम में जो आंसर राइटिंग होती है प्रॉपर वही हो पाती है, और प्रॉपर टाइम बाउंड तभी हो पाती है। उसके लिए आप कुछ कोचिंग के, जैसे आजकल काफ़ी मेंस स्पेसिफिक कंटेंट होता है, वो यूज़ कीजिए, ना कि अपनी प्री वाला कंटेंट से। कुछ सब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक स्पेसिफिक कंटेंट मेंस वाला यूज़ करना इज़ बेटर, जिसमें आपको सब करंट अफेयर सब कुछ लिंक्ड हो साथ में, तो वो अच्छा रहता है। अच्छा, कुछ ऐसी भी टिप्स देना चाहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, कि बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि पूछना है कि केवल हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि दोनों को पढ़ना चाहिए, मैगजीन को और न्यूज़पेपर को, आपने क्या किया इसके लिए? जी, मुझे भी काफ़ी डिलेमा था न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो मैंने 2024 पिछले साल से रोज़ एक कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, उसे आपको, बट उसके लिए वही मैंने जैसे बोला, प्रीलिम स्पेसिफिक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो फ़ायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो एक बार आप अच्छे से पढ़िए, रोज़ का मैं पढ़ती थी, एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि रोज़ आप जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़िए, वो बेटर रहेगा। और उससे आपका मतलब इंटरेस्ट भी बना रहता है, और जो उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं कोई नोट्स नहीं बनाती थी, आपके माइंड में बनते रहते हैं। जैसे बाद में मैं मेंस में भी जब आंसर राइटिंग करती थी, तो न्यूज़पेपर से जो एग्जाम्पल मैंने कभी कहीं पढ़ा होगा वो मुझे स्ट्राइक करता था, और उसको मैं लिखती थी। तो वो आपको एक मतलब आपकी मेमोरी में, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं चीज़ें। और रिगार्डिंग मैगजीन्स, मैंने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी, बट प्रीलिम से पहले आई थिंक आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, एक ईयरली मैगजीन थोड़ा ऊपर से देख सकते हैं, वो बेटर रहता है। अच्छा, ये भी बात बहुत अच्छी बताई आपने। अब रहती है एनसीईआरटी की भी बात, एनसीईआरटी को पढ़ा था कि आपने छोड़ा ही है? मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ऐसे कोचिंग ले ली थी ऑनलाइन ही, तो उससे मेरा कवर हो ही गया था बेसिक्स। एंड अगर आपके पास टाइम आप पढ़ सकते हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा है, ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, आप ज्योग्राफी में मैंने भी रेफर किया है। बाकी हिस्ट्री आई थिंक ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप कोई आपके पास दूसरा जगह भी है जहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, कोई कोचिंग है या ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ है, अगर आई थिंक अब इस टाइम में आप क्यों मतलब अगर बेसिक बिल्कुल ही नहीं पता तो पढ़ सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। मेंटली जो हम अपने आप को संतुलित कर पाएँ, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों का रहता है कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का बहुत ध्यान देना होता है। क्या आपके इसके लिए आप स्टेप थे, एक्सरसाइज या कुछ और कर रहे थे, मोटिवेशन कहाँ से कैसे करते हैं? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी फैमिली थी, क्योंकि मैं पास्ट 2 ईयर्स से घर में ही रह रही हूँ, तो मेरी मदर, मेरे फादर, उनका काफ़ी फैमिली सपोर्ट था। एंड सेकेंडली आई थिंक आप थोड़ा सा बाहर घूमिए फिरिए, मुझे घूमने का काफ़ी शौक है, तो बीच में जैसे मेंस के बाद मैं ट्रिप पे चली गई, तो ऐसे आप फ्रेश हो जाते हो, और वीकेंड पे भी आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। आपकी अगर कोई हॉबी है स्पेसिफिक, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा जी। प्री के लिए बता दीजिए, 2026 वाला जो प्री है, कब से आपने मेंस की आंसर राइटिंग करना बंद कर दी थी, कितने समय बाद, क्या करना चाहिए अब?
पिछले साल मैं जैसे कि मैं बता रही थी कि मैंने 2024 में ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था। मैं जुलाई से मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था, दिसंबर तक थोड़ा बहुत ही किया था, टाइम वाइज भी नहीं। तो मैंने फिर प्री का ही स्टार्ट कर दिया था फरवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, मेरा ऑप्शनल बिल्कुल कवर्ड नहीं था। फिर मेन तो मैंने उसी के बीच किया है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच। बट आप पहले भी कर सकते हैं स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जी एक मैसेज दे दीजिए एस्पिरेंट के लिए। मैसेज मेरा यही होगा सबके लिए कि आप मतलब हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क का कोई मतलब दो राय नहीं है, उसके बिना कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। और थोड़ा उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, सब नोट्स खुद हैंड रिटन ना बना के कहीं यूज़ कर लीजिए, कोई चीज़ें डायरेक्ट मिल रही हैं। और अपने ऑप्शनल पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड आंसर राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए आपका क्या उसमें कितना मतलब स्किल आपका कितना है। अगर आपको लगता है आपको चाहिए आप करिए, नहीं लगता नहीं चाहिए तो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सब कुछ, और यूपीएससी किसी का सेम नहीं है, हर किसी की अपनी जर्नी है। तो यू नीड टू फाइंड के व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू और उसी के हिसाब से चलना है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। ओके, थैंक यू।